हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल मेरिटोरियस ट्यूटोरियल। बच्चों, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। आज बच्चों हमारा फोर्थ लेक्चर है। हम लोग इस चैप्टर के दो पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज बच्चों हम लोग थर्ड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज। बच्चों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। हम लोग स्टार्ट करते हैं द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन पार्ट थर्ड, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज। बच्चों, मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि ये चैप्टर हमारा दो पार्ट्स में है। एक यूरोप की केस स्टडी है, एक इंडिया की है। यूरोप वाला पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर अभी तक नहीं देखा हो तो पहले वो देख लेना, उसके बाद इससे कंटिन्यू करना। चलें, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडिया वाला पार्ट, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज। देखो बच्चों, हमें पता है कि जो इंडिया था वो ब्रिटेन की कॉलोनी था, मतलब ब्रिटिशर्स ने हम पर रूल किया है, उसे हम लोग कॉलोनी बोलते थे। तो देखते हैं हम लोग इंडिया में किस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन आया। लेट अस नाउ मूव टू इंडिया टू सी हाउ अ कॉलोनी इंडस्ट्रियलाइज। Once again, we will look not only at factory industry but also at the non-mechanized sector. We will limit our discussion primarily to the textile industries. अब हम देख रहे हैं किसी कॉलोनी को किस तरीके से इंडस्ट्रियलाइज किया गया। ब्रिटिशर्स ने किया ऑब्वियसली, शुरुआत में हमें भाई ब्रिटिशर्स ने शुरुआती मिल लगाई, फिर इंडियंस ने मिल लगाई, तो एक कॉलोनी किस तरीके से इंडस्ट्रियलाइज हुई हमें ये देखना है। और हम लोग इसमें केवल टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर फोकस करेंगे, सारी इंडस्ट्रीज की बात नहीं करेंगे। केवल टेक्सटाइल इंडस्ट्री के थ्रू समझने की कोशिश हम लोग करेंगे कि किस तरीके से इंडस्ट्रियलाइज इंडिया को किया गया। चले, द एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, और हम फैक्ट्रीज आने से पहले हमारे यहाँ किस तरीके से प्रोडक्शन होता था उस पर भी हम लोग फोकस करेंगे। चलें, 3.1, द एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स। बिफोर द एज ऑफ मशीन इंडस्ट्रीज, सिल्क एंड कॉटन गुड्स फ्रॉम इंडिया dominated the international market in the textile. Coarser cotton were produced in the many countries, but the finer varieties often came from India. Armenian and the Persian merchants took the goods from the Punjab to Afghanistan, Eastern Persia, and the Central Asia. चलो देखते हैं हम लोग। बिफोर द एज ऑफ मशीन इंडस्ट्रीज, जब मशीन्स नहीं आई थी, कहीं भी दुनिया में मशीन्स इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी फैक्ट्रीज में, सिल्क एंड कॉटन गुड्स फ्रॉम इंडिया डोमिनेटेड द इंटरनेशनल मार्केट। इंडिया में से सिल्क और कॉटन इतनी अच्छी क्वालिटी के बनते थे कि पूरी दुनिया को डोमिनेट करते थे। हमारी क्वालिटी अनमैचेबल थी। इंडिया से जो क्वालिटी बनती थी सिल्क की और कॉटन की, वो अनमैचेबल थी। कॉर्सर कॉटन, कॉर्सर कॉटन मीन्स हम लोग कह सकते हैं लो क्वालिटी का कॉटन, तो बहुत सारी कंट्रीज में बनता था, लेकिन फाइन वैरायटी जो बनती थी केवल वो इंडिया में बनती थी। अर्मेनिया, पर्शिया से मर्चेंट्स आते थे, पंजाब अफगानिस्तान से होते हुए पंजाब, ईस्टर्न पर्शिया एंड सेंट्रल एशिया यहाँ तक आते थे। Bales of the fine textile were carried on the camelback via the northwest frontier through mountain passes and across desert. फिर माउंटेन पासिस के थ्रू कैमल्स की पीठ पर जो कपड़े के बेसिकली बेल्स होती थी, या कपड़े के बोलना चाहिए, जो बड़े बड़े ढेर होते हैं वो उस पे ले जाए जाते थे नॉर्थ वेस्ट के थ्रू, हमारे माउंटेन पासिस के थ्रू, या फिर डेजर्ट के थ्रू वो लोग अपने देशों में ले जाते थे। ठीक है, ये बेसिकली हमारा लैंड टू लैंड ट्रेड था। मतलब आप देखेंगे अगर नॉर्थ इंडिया में हमारे देखेंगे तो कुछ कंट्रीज की बाउंड्रीज हमारे टच होती हैं। हम बात करें बहुत पुरानी, ठीक है, तो अफगानिस्तान भी हमसे टच होता है। अगर आप देखोगे इंडिया का मैप देखोगे तो वहां से आते थे वो लोग, या तो माउंटेन पासेस के थ्रू आते थे या फिर डेजर्ट सेंटर होकर आते थे, और हमारे यहाँ से माल लेकर वो उन्हीं रास्तों से वापस निकल जाते थे। ये तो हुआ लैंड टू लैंड ट्रेड। अ वाइब्रेंट सी ट्रेड operated through the main pre-colonial ports. Surat on the Gujarat coast connected India to the Gulf and the Red Sea port. Masulipatam on the Coromandel coast and Hooghly in the Bengal had a trade link with the South Asian ports. ये तो हुआ हमारा लैंड टू लैंड ट्रेड। अब हमारा सी के थ्रू भी, मतलब समुद्र के थ्रू भी हमारा एक बहुत अच्छा ट्रेड होता था कपड़ों का। जैसे बता रहे हैं कहाँ से होता था ये, बेसिकली उन्हीं शहरों से होगा जहाँ पे पोर्ट्स हैं, क्योंकि समुद्र से माल वहीं से आएगा और वहीं से जाएगा। तो जिससे बोल रहे हैं सूरत ऑन द गुजरात कोस्ट, गुजरात में सूरत, यहाँ से व्यापार होता था। कनेक्टेड इंडिया टू द गल्फ एंड द रेड सी पोर्ट, ये कहाँ से कनेक्ट करता था हमको, गल्फ कंट्रीज, बेसिकली जो अरब कंट्रीज है उन्हें हम लोग गल्फ कंट्रीज बोलते हैं। तो ये गल्फ कंट्रीज से हमारा ट्रेड यहाँ से होता था। एंड द रेड सी पोर्ट मसूलीपट्टनम ऑन द कोरोमंडल कोस्ट। अगर हम लोग साउथ में आ जाएं तो जो मसूलीपट्टनम है कोरोमंडल कोस्ट के थ्रू, अगर हम लोग बात करें वेस्ट बंगाल की तो हुगली, जो हुगली रिवर है वहां पर भी पोर्ट बना हुआ है। इन द बंगाल हैड ट्रेड लिंक्स विद द साउथ एशियन पोर्ट्स। मतलब अगर देखें तो इंडिया की सारी डायरेक्शंस में से हम अगर नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दें तो वेस्ट से देखें, साउथ से देखें, या हम लोग ईस्ट से देखें, तो यहाँ से हमारा
सी के थ्रू ट्रेड हो रहा था बहुत सारी कंट्रीज में। A variety of Indian merchants and bankers were involved in this network of export trade, financing production, carrying goods, and the supplying exporters. Supply merchants linked to the port town to the inland regions. They gave advances to the weavers, procured the woven clothes from the weaving villages, and carried the supply to the ports. ठीक है, क्या बोल रहे हैं? बहुत सारे इंडियन जैसे बैंकर्स हैं या जो ट्रेडर्स हैं वो उस पूरे नेटवर्क में बने हुए थे। एक नेटवर्क था जो इनलैंड सिटीज हैं, मतलब जो समुद्र से टच नहीं होती। फॉर एग्जांपल ऐसे समझो जैसे ग्वालियर में कपड़ा बनता है, ठीक है, मैं एक व्यापारी हूँ, तो अब ग्वालियर में तो आसपास कोई पोर्ट नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, ग्वालियर के जो वीवर्स हैं मैं उनको एडवांसेस पे करूंगा, वहां से कपड़ा लूंगा, कपड़ा लेकर फिर पोर्ट सिटी जैसे सूरत जाना है या वेस्ट बंगाल जाना है, बंगाल के थ्रू जो हो रहा है हमने पढ़ा हुगली के थ्रू, या फिर कोरोमंडल कोस्ट के थ्रू साउथ में जाऊंगा, जहां पर डिमांड होगी वहां पर मैं कपड़ा पहुंचाऊंगा। ऐसे पूरा एक नेटवर्क बना हुआ था। कुछ लोग इसमें पैसा लगा रहे थे, कुछ लोगों का काम था अंदर के शहरों मतलब इनलैंड सिटीज से जो समुद्र से टच नहीं है वहां से पोर्ट सिटीज तक माल को पहुंचाना। पूरा एक नेटवर्क ये बना हुआ था। ये वीवर्स जो थे उनको एडवांसेस देते थे, रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराते थे, फिर उन लोगों से माल लेकर पोर्ट सिटीज तक पहुंचाते थे। At the port, the big shippers and the export merchants had brokers who negotiated the price and bought goods from the supply merchants operating inland. पोर्ट सिटीज पहुंचे, वहां पे बिग शिपर्स थे जो माल भर के आगे पहुंचाते थे, एक्सपोर्ट मर्चेंट्स थे जो दूसरे देशों में माल भेजते थे। अब मैं वहां जाऊंगा, वहां पर एक ब्रोकर होगा जो मेरी और उनकी डील कराएगा। मैं माल लेकर वहां पर गया, मेरी और उनकी वो डील कराएगा। एक ब्रोकर होगा बीच में, वो अपना कमीशन लेगा। आज भी बड़े बड़े व्यापार इसी तरीके से चल रहे हैं। हु नेगोशिएटेड द प्राइस, प्राइस कम ज्यादा होंगे, है ना, एंड बॉट गुड फ्रॉम द सप्लाई मर्चेंट्स ऑपरेटिंग इनलैंड। मैं ऑपरेट कर रहा था इनलैंड में, मेरा काम था ग्वालियर से या और भी कोई शहर से माल पोर्ट सिटीज तक पहुंचाना, और वहां ब्रोकर है, ब्रोकर मुझसे माल लेकर नेगोशिएट करके उनको माल दे देगा। By the 1750s, this network controlled by the Indian merchants was breaking down. पूरा काम किसके पास था? ये इंडियन मर्चेंट्स के पास था। लेकिन 1750s तक आते आते ये जो नेटवर्क था ये ब्रेक होने लगा। अब ये बड़े इंटरेस्टिंग रीजंस हैं कि नेटवर्क ब्रेक क्यों होने लगा। हमने ये तो समझ लिया कि इंडिया जैसी फाइन वैरायटी कॉटन की और सिल्क की पूरी दुनिया में कहीं नहीं बन रही थी। मैंने कहा जो रफ कॉटन था या लो क्वालिटी का कॉटन था वो तो दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज बना रही थी, लेकिन इंडिया जैसा कॉटन कहीं भी बच्चों नहीं बन रहा था। ओके, अब जब इतनी अच्छी क्वालिटी का कॉटन बन रहा है, अब मशीन्स नहीं है तो उसका प्रोडक्शन ऑब्वियसली कम है, डिमांड खूब सारी है, सप्लाई कम है, डिमांड खूब सारी है, तो इंडियन वीवर्स को प्राइसेस भी बहुत अच्छे मिलते थे। मतलब इंडियन वीवर्स और मर्चेंट्स इसमें खूब अच्छा पैसा कमा रहे थे। फिर क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम आई, देखते हैं। द यूरोपियन कंपनीज gradually gained power, first securing a variety of concessions from the local courts, then the monopoly rights to the trade. This resulted in the decline of the old ports of the Surat and the Hooghly through which the local merchants had operated. चलो क्या हुआ, अब जो ब्रिटिश व्यापारी थे वो यहाँ आए, उन्होंने क्या किया, जो हमारे लोकल कहना चाहिए राजा होते थे भाई, जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्वालियर के राजा थे या कहीं और वीवर्स हैं वहाँ के राजा होंगे, तो उनकी कोर्ट्स में गए, उनको बहलाकर फुसलाकर किस तरीके से मक्खनबाजी करके उन लोगों से राइट्स ले लिए कि आपके यहाँ से माल जो लोकल माल बनता है वो हम ही खरीदेंगे। मतलब उन्होंने कंसेशंस ले लिए कि आप हमें टैक्स कम से कम लगाएं। कुछ डरा कर धमका कर भी होता था, बाद में जब पावर में आए तो डरा धमका कर भी हो सकता है। शुरुआत में भैया राजाओं को गिफ्ट देना, राजा मान जाते थे जल्दी, गिफ्ट देना या कुछ भी उनको किसी भी तरीके से अपने फेवर में करना। पहले कंसेशन लिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ ग्वालियर से माल, अब कोई ब्रिटिश व्यापारी आया, अब मैं लेता हूँ, मुझे तो टैक्स भर के माल बाहर ले जाना पड़ता है ग्वालियर से, लेकिन ब्रिटिश व्यापारी आया, उसने महाराज को गिफ्ट दिया या कुछ भी किसी भी तरीके से उनको अपने फेवर में किया, मीठी मीठी बातें करके, और उनसे उसने टैक्स फ्री करवा लिया खुद को, या टैक्स बहुत कम करवा दिया। अब माल मुझे महंगा पड़ने वाला है, उसको सस्ता पड़ने वाला है, तो मैं तो वैसे ही नहीं बेच पाऊंगा आगे। धीरे धीरे क्या किया, जैसे वो पावर में आते गए तो फिर मोनोपोली राइट, मोनोपोली मतलब होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई ब्रिटिश व्यापारी ग्वालियर आया, मान लो कोई भी नाम का, जोसेफ नाम का है, उसने मोनोपोली राइट ले लिया। मोनोपोली मतलब उनके यहाँ पर उनके शहर में जो भी वीवर बनाएगा, मोनोपोली मतलब होता है वो केवल जोसेफ को बेच सकता है, या जोसेफ को एक तरीके से लाइसेंस दे दिया कि तुम ही ले सकते हो यहाँ से और कोई माल नहीं ले सकता, तो मैं तो वैसे ही गेम से बाहर हो गया। ओके,
तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान से देखो इसे आप लोग। Exports from these ports fell dramatically. The credit that had financed the earlier trade began drying up and the local bankers slowly went bankrupt. ठीक है, फिर उन्होंने अपने नए पोर्ट्स डेवलप किए। अब इंडियन मर्चेंट्स को हटाना है, गेम से बाहर करना है, कंपटीशन से बाहर करना है, तो जो पहले के पोर्ट्स जैसे सूरत है या हुगली है, इन्होंने अपने नए पोर्ट्स डेवलप किए। अब जो व्यापारी पैसा लगा रहे थे, फॉर एग्जांपल जैसे मैं तो ट्रेडर हूँ, अब मुझे किसी ने फाइनेंस किया हुआ है, कोई व्यापारी है, बहुत सारे व्यापारी ऐसे होते हैं जो केवल पैसा लगाते हैं, काम आप करो। जैसे हम लोग बोलते हैं भाई फाइनेंस कर रहे हैं बिजनेस को हमारे, है ना। आपने वॉरेन बफेट का नाम सुना होगा, वो खुद का कुछ काम नहीं करते बेसिकली ज्यादा, वो दूसरों के बिजनेस को फाइनेंस करते हैं, उसमें पैसा कमाते हैं। तो इस तरीके से मुझे किसी ने फाइनेंस किया होता, जब मेरा काम खत्म हो गया तो वो भी किसको फाइनेंस करेंगे, उन्होंने भी फाइनेंस देना बंद कर दिया। एंड द लोकल बैंकर्स स्लोली वेंट बैंकरप्ट। जो लोकल बैंकर्स थे धीरे धीरे जो पैसे को रेगुलेट करते थे वो बैंकरप्ट हो गए। क्यों? क्योंकि उनके पास काम नहीं था। सारा काम कौन ले रहा था? ब्रिटिश एजेंसीज लेती जा रही थी। In the last year of the 17th century, the gross value of the trade that passed through the Surat had been rupees 16 million. By the 1740s, it has slumped to rupees 3 million. कहाँ 16 मिलियन का ट्रेड होता था सूरत से, कहाँ रह गया 3 बिलियन का, अराउंड 1/5 हो गया, मतलब केवल 20% रह गया। मतलब जो बहुत सारे व्यापारी लगे होंगे वो बर्बाद हो गए। चलो और देखते हैं किस तरीके से ब्रिटिशर्स कब्जा करते गए हमारे व्यापार पे। बाद में उन्होंने व्यापार को खत्म कर दिया, वो भी देखेंगे हम लोग। ओके चलो। While सूरत एंड हुगली डिकेड, बॉम्बे एंड द कलकत्ता ग्रू। हमारे जो हुगली और सूरत थे उनसे उन्होंने व्यापार कम किया। बॉम्बे एंड द कलकत्ता ग्रू, उन्होंने अपने नए पोर्ट डेवलप कर लिए, नए पोर्ट्स डेवलप कर लिए बॉम्बे एंड द कलकत्ता। This shift from the older ports to the new ones was an indicator of the growth of the colonial power. Trade through the new ports came to be controlled by the European companies and was carried in the European ships. Okay, मतलब एक तरीके से हमारी पावर शिफ्ट हो गई ब्रिटिशर्स के पास, जो हमारी ट्रेड करने की पावर थी। हमारे पोर्ट से बिजनेस कम हो गया, उनके पोर्ट्स पे बिजनेस बढ़ गया। भैया इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड थी, अब उसे इंडियन मर्चेंट्स पूरी करनी, चाहे ब्रिटिश मर्चेंट्स पूरी करें, उन्हें तो माल लेने से मतलब है। तो हमारी पावर कम हुई, उनकी पावर बढ़ गई। ठीक है, अब जो ये नए पोर्ट से ट्रेड हो रहा था, इसे सारा का सारा कौन मैनेज कर रहा था? यूरोपियन कंपनीज। इट वाज कैरीड इन द यूरोपियन शिप्स। और जो हमारे इंडियन शिपर्स थे वो भी बर्बाद हो गए। क्यों? क्योंकि सारा माल अब इंडियन शिप्स में न जाकर यूरोपियन शिप्स में जा रहा था। While many of the old trading house collapsed, those that wanted to survive had now to operate within the network shaped by the European trading companies. जो बहुत सारे ट्रेडिंग हाउसेस थे, ट्रेडिंग फर्म्स थी, वो बर्बाद हो गई। अब जैसे मैं चाहता हूँ कि यार मुझे सरवाइव करना है, मैं क्या करूंगा? भाई ये तो खत्म हो गया। अब मैं जो उन्होंने नेटवर्क तैयार किया है कि यहाँ से माल यहाँ पहुंचाओ, पहले मैं कमाता था 500 रुपए, अब मुझे 300 रुपए ही मिलते हैं या 200 रुपए ही मिलते हैं। लेकिन मजबूरी है, मेरे पास कुछ और काम नहीं है, तो मैं उनके नेटवर्क में काम कर रहा हूँ। कमीशन कम मिलेगा। या भैया ये बड़ी बड़ी एजेंसीज थी, किसी व्यापारी के कंपैरिजन में बड़ी बड़ी एजेंसीज थी, ज्यादा पैसा लगाकर, ज्यादा वीवर्स को एंगेज कर कर ये लोग माल खरीद सकती थी, फिर कम पैसा देती थी उनको। तो बीच में व्यापारी थे मेरे जैसे, उनको भी कम पैसा मिल रहा था। चलो ये तो हमने पढ़ा जो मर्चेंट्स थे उन पर क्या असर पड़ा, इंडियन शिपर्स पर क्या अंतर पड़ा। अब हम देखते हैं व्हाट हैपेंड टू द वीवर्स। वीवर्स के संग भी तो कुछ फर्क पड़ा होगा, देखते हैं चलो। हाउ डिड दीज चेंजेस अफेक्ट द लाइफ ऑफ द वीवर्स एंड द अदर आर्टिशंस। वीवर्स और दूसरे जो आर्टिशंस थे जो अपना काम इससे चलाते थे, उन पर क्या फर्क पड़ा। चले, व्हाट हैपेंड टू द वीवर्स, क्या हुआ वीवर्स के साथ? द कंसोलिडेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी पावर आफ्टर द 1760 did not initially lead to the decline in the textile exports from India. British cotton industries had not yet expanded and the Indian textiles were in the great demand in Europe, so the company was keen on expanding textile export from। ठीक है, अब इंडियन वीवर्स के संग क्या हुआ? कंसोलिडेशन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी पावर को कंसोलिडेट कर रही थी, मतलब अपनी कंडीशन को मजबूत करना। आफ्टर द 1760, अगर हम बात करें 1760 की बात की, तो इंडियन टेक्सटाइल का जो एक्सपोर्ट होता था उसमें कमी नहीं आई। क्यों नहीं आई? पहले इंडियन मर्चेंट्स बेच रहे थे, अब कौन बेच रहा है? अब
ब्रिटिश मर्चेंट्स बेच रहे हैं लेकिन माल तो उतना जा रहा है और इंटरनेशनल मार्केट में उसकी डिमांड बनी हुई है। फिर क्या हुआ, है ना? इंडियन फाइन टेक्सटाइल्स वर इन द ग्रेट डिमांड। हमारे जो फाइन टेक्सटाइल्स पूरे यूरोप में बहुत डिमांड में थे और ब्रिटिशर्स चाहते थे कि हम हमारा माल बेचकर खूब सारा पैसा कमाएं, तो हमसे वो माल खरीद रहे थे। ब्रिटिश जो सॉरी जो इंडियन वीवर्स थे और माल इंटरनेशनल मार्केट में बेचा जा रहा था। बिफोर स्टैब्लिशिंग political power in Bengal and the Carnatic in the 1760s and the 1770s, the East India Company had found it difficult to ensure a regular supply of the goods for export. एक दिक्कत आ रही थी इनको, इनको अपना व्यापार बढ़ाना है, इनके पास पैसा भी है, लेकिन भाई इंडियन वीवर्स माल तो उतना ही बनाते हैं, भाई हाथ से बनेगा माल मशीन से तो बन नहीं रहा। अब माल की डिमांड है खूब सारी, अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन है, लेकिन इंडियन वीवर्स के पास खरीदने के लिए तो लाइन लगी हुई है। चलो देखते हैं किस किस की लाइन लगी हुई है। मतलब ये तब की बात कर रहे हैं जब बंगाल में और कर्नाटक में अभी इनका स्टैब्लिशमेंट नहीं हुआ था, ब्रिटिशर्स का स्टैब्लिशमेंट नहीं हुआ था। स्टैब्लिशमेंट के बाद तो सब साइड हो गए। फ्रेंच, द फ्रेंच, डच, केवल ब्रिटिश व्यापारी नहीं आए थे हमारे यहाँ, फ्रेंच भी आए थे, डच भी आए थे, पोर्चुगीज भी आए थे। सब हार गए थे ब्रिटिशर्स से, सब लोग बाद में बाहर हो गए। पोर्चुगीज भी आए थे लेकिन शुरुआत में तो उन्होंने भी लड़ाई की, मतलब ट्रेड को लेकर। ओके, as well as the local traders competed in the market to secure woven clothes, so the weaver and the supply merchants could bargain and try selling the produce to the best buyer. In their letters back to the London, company officials continuously complained of the difficulties of supply and the high prices. इन्हें किनसे compete करना पड़ रहा है? डच से, फ्रेंच से, पोर्चुगीज से प्लस इंडियन वीवर से। कुछ तो इन्होंने बाहर कर दिए लेकिन बहुत सारे इंडियन वीवर्स तो अभी भी लगे हुए हैं। जिन जगहों पर जैसे हमने कहा बंगाल में और कर्नाटक में अभी इनकी पास पावर नहीं आई थी, यहाँ इनको लोकल रूलर्स ने कंसेशन नहीं दिए थे, तो इनको कम्पीट करना पड़ रहा है। भैया जैसे मैं इंडियन वीवर हूँ, मेरे पास पोर्चुगीज भी आ रहे हैं, डच भी आ रहे हैं, फ्रेंच भी आ रहे हैं, लोकल मर्चेंट्स भी आ रहे हैं, ब्रिटिशर भी आ रहे हैं, सबको मेरा माल चाहिए, बनाऊंगा तो उतना ही, लेकिन मेरा मजा है। क्यों मजा है? भाई खरीदने वाले चार हैं, हम लोग कहावत सुनिए, एक अनार 100 बीमार। तो भाई अनार तो एक ही है, बीमार 100 है, बनाने वाला मैं अकेला हूँ, लेकिन खरीदने वाले इतने हैं। तो भाई मैं तो जो बेस्ट बायर होगा, बेस्ट बायर मतलब जो मुझे बेस्ट पे करेगा उसको बेचूंगा। मतलब मेरे माल की कीमत बढ़ गई, मेरे माल की कीमत बढ़ गई मतलब मुझसे वो प्रोक्योर करेंगे हाई प्राइसेस पे, बेच तो उतने हाई प्राइसेस पे पाएंगे नहीं। मतलब भाई फॉर एग्जांपल जो चीज 50 की थी, फॉर एग्जांपल मेरी 50 कॉस्ट थी, अब कोई 60 लगा रहा है, कोई 70 लगा रहा है, कोई 80 लगा रहा है, मार्केट में बेचता है 100 रुपए का। ठीक है, तो मैंने 80 वाले को बेचा, मैं क्यों बेचूंगा 60 वाले को? मेरी 50 कॉस्ट थी, मैंने 30 रुपीज का अच्छा खासा मार्जिन कमा लिया 50 पे। अब ये लोग बेच रहे हैं 100 रुपए का, तो इनके मार्जिन कम हो गए। अगर यही माल मुझसे लोग 60 का ले पाते और 100 का बेचते तो इनका प्रॉफिट ज्यादा था, लेकिन इन्होंने खरीदा कितने का? 80 का। तो ब्रिटिशर्स को ये दिक्कत थी कि ये सब लोग लाइन लगाकर खड़े हैं, मतलब माल लेने के लिए इतना ज्यादा कंपटीशन है, तो हमें सप्लाई नहीं मिल पाती, हमारे प्रॉफिट मार्जिन भी कम हो पाते हैं, प्लस हम लोग सेल भी कम कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि माल कम मिलता है। तो ये लोग जो अपने ऑफिशियल्स को लेटर लिखते थे ना लंदन में कि भैया ये दिक्कत आ रही है, पूछा जाता था भाई व्यापार क्यों नहीं बढ़ रहा है, एजेंसी नहीं है तो कोई इंडिविजुअल तो काम कर नहीं रहा है, कंपनी पूछेगी क्या हो रहा है, माल क्यों नहीं बिच रहा है, या आप लोग क्यों नहीं ले पा रहे हो, मार्जिन कम क्यों हो रहे हैं? तो ये लोग बताते थे कि भैया हमें जो मटेरियल मिल रहा है, एक तो डिफिकल्टी है सप्लाई की और हाई प्राइसेस की भी दिक्कत है। However, once the East India Company established political power, it could assert a monopoly right to trade. It proceeded to develop a system of the management and control that would eliminate competition, control costs, and ensure regular supplies of the cotton and the silk goods. This it did through a series of steps. लेकिन जब एक बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट कर लिया इंडिया पे, पहले तो व्यापार करने आए थे लेकिन धीरे धीरे हम लोगों को ये लोग पॉलिटिकली भी डोमिनेट करने लगे, तो फिर तो इन्होंने मोनोपोली राइट ले ही लिया, मैं लोकल रूलर हूँ, मैं या तो दे दूं, नहीं दे रहा तो ये लोग अपने आप ले लेंगे, कोई भी रिस्ट्रिक्शन लगाकर मुझ पे, कोई भी कंडीशन बताकर, क्योंकि अब पॉलिटिकल पावर भी इनके पास है। इवन मुझसे लेने की भी जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट से ऑर्डर इशू कराया, इस जगह का मोनोपोली राइट ले लिया, है ना, गवर्नमेंट उनकी। तो ये जो था एक सिस्टम था, एक सिस्टम जो इन्होंने स्टेप्स के थ्रू डेवलप किया था। अब ये सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है,
बहुत इंटरेस्टिंग भी है कि ये किस तरीके से धीरे धीरे राइट्स लेते गए बिजनेस के। इट प्रोसीडेड टू डेवलप अ सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। किस तरीके से बिजनेस को मैनेज कर रहे थे, किस तरीके से कंट्रोल कर रहे थे, किस तरीके से कंपटीशन को उन्होंने खत्म किया, प्राइसेस को, कॉस्ट को कंट्रोल किया और रेगुलर सप्लाईज को इंश्योर कर लिया। ठीक है, रेगुलर सप्लाईज को कि भैया हमें माल की कमी ना हो। स्टेप्स थी इनकी, क्या स्टेप्स थी, चलो हम कुछ स्टेप्स को पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखना। First, the company tried to eliminate the existing traders and brokers connected with the cloth trade and establish a more direct control over the weaver. It appointed a paid servant called the Gomastha to supervise weaver, collect supplies and the examine the quality of cloth. सबसे पहले उन्होंने बोला कि सबको बीच से हटाओ। भाई जो वीवर है वो सीधा माल नहीं बेचता है, वो किसी ब्रोकर के थ्रू बेचता है या किसी ट्रेडर के थ्रू बेचता है। तो ट्रेडर बीच में कमीशन लेता है, ब्रोकर बीच में कमीशन लेता है, उसको साइड करो। तो इन्होंने एलिमिनेट करने के लिए क्या किया, इन्होंने कहा हम तो कंपनी की तरह काम कर रहे हैं, हमें सबसे सप्लाई लेनी है ना। ऐसा समझो जिससे फॉर एग्जांपल रिलायंस फ्रेश है या बिग बाजार है, वो सब्जियां बेचता है, देखा होगा आपने सब्जियां बेचती हैं वहां पे, तो वो किसी वेंडर से ना लेकर के बीच के हटा के किसानों के संग सौदा कर लें कि आप हमको सप्लाई करोगे। तो बीच में जो बंदा था जो कमीशन लेता था या जो अपना प्रॉफिट मार्जिन रखता था वो हट गया, कंपनी को सस्ते में पड़ गया। प्लस कंपनी खरीद रही खूब सारा बल्क में, भाई ट्रेडर खरीदेगा थोड़ा सा, अब कंपनी खरीद रही है बल्क में, उसने पूरे 2 साल का 5 साल का आपसे ठेका कर लिया, एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, भाई 5 साल तक जो भी खेत में होगा आपके हमको बेचोगे। तो किसान को भी अच्छा है कि 5 साल का ठेका हो गया मेरा, है ना, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मुझे दूसरा बायर ढूंढने की जरूरत नहीं है, फिर वो भी उसको और सस्ते में दे देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने बाहर किया बीच के लोगों को, इन्होंने गोमस्ता नाम का सर्वेंट रखा। गोमस्ता बच्चों कोई नाम नहीं है, इन्होंने पोस्ट क्रिएट की, दैट इज अ गोमस्ता। ऐसे बहुत सारे गोमस्ता रख दिए गए अलग अलग व्यूवर्स के लिए, या ग्रुप ऑफ व्यूवर्स बना दिया, भैया एक गोमस्ता 20 व्यूवर्स को कंट्रोल करेगा या एक शहर को कंट्रोल करेगा, जो भी इनका सिस्टम रहा होगा। तो गोमस्ता इज नॉट अ नेम, ये एक पोस्ट है जिसका काम था सप्लाई नीचे से लेके ऊपर ऊपर कंपनी तक पहुंचाना। ठीक है, तो ये गुमस्ता रख दिया गया। सेकंड, जिस गुमस्ता का काम क्या था, सप्लाईज को कलेक्ट करना है और क्वालिटी ऑफ क्लोथ को सुपरवाइज करना है। सेकंड, इट प्रिवेंटेड कंपनी वीवर्स फ्रॉम डीलिंग विद अदर बायर्स। वन वे ऑफ डूइंग दिस वाज थ्रू द सिस्टम ऑफ एडवांसेस। वंस एन ऑर्डर वाज प्लेस्ड, the weavers were given loans to purchase the raw material for the production. Those who took loans had to hand over the cloth they produced to the gumastha. They could not take it any other trader. एक सिस्टम और क्या था सप्लाईज को इंश्योर करने का। एक तो गुमस्ता बना लिया वीवर को कंट्रोल करने के लिए, जब सप्लाई इंश्योर करें कि वो किसी और को ना बेचे, तो उन्होंने एडवांसेस का सिस्टम चला दिया। कंपनी के पास पैसे की कमी नहीं थी, मैं सिंगल व्यापारी हूँ, इंडिविजुअल व्यापारी हूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं एडवांसेस दे पाऊँ। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एडवांसेस का सिस्टम चालू किया, पूरे शहर के या जो भी एक रीजन के इन्होंने व्यूअर्स को एडवांसेस दे दिए। जब एडवांस लेना बड़ा अच्छा लगता है, शुरू में तो ले लिया एडवांस सबने, अब जब आपने एडवांस ले लिया तो आप बाइंड हो गए कि आप माल कंपनी को ही बेचोगे। और जब एडवांसेस दे रहे हैं वो पूरे सबको, तो उन्होंने कॉस्ट भी कम करवा ली। ठीक है, दोस हु टुक लोन्स हैड टू हैंड ओवर द क्लोथ दे प्रोड्यूस टू द गुमस्ता। अब आप एडवांस ले चुके हो, अब कोई व्यापारी आपको आकर, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने 5 रुपए मीटर में आपसे सौदा कर लिया कि भैया पूरा साल जितना भी माल बनाओगे आप इतना माल बना कर दोगे, रॉ मटेरियल के लिए पैसा पकड़ो, आप एडवांस पकड़ो, आप मुझे 5 रुपए मीटर में दोगे। ठीक है, मान लो उस साल प्रोडक्शन किसी वजह से कम हुआ या वीवर से प्रोडक्शन कम किया, इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड और बढ़ गई, प्रोडक्शन कम था तो प्राइजेस बढ़ गए। मान लो इंटरनेशनल मार्केट में 15 रुपए का बिक रहा है, लेकिन अब आप मुझे 5 रुपए का ही दोगे, प्रॉफिट बढ़ेगा, मेरा बढ़ेगा, आपका नहीं बढ़ेगा, आपका नुकसान होगा। क्यों दोगे आप मुझे, इसलिए दोगे क्योंकि आपने मुझसे एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था, आप मुझसे एडवांस ले चुके हो, मैं आपको 1 रुपया भी ज्यादा नहीं दूंगा। तो दे कुड नॉट टेक इट टू द एनी अदर ट्रेडर, किसी और को आप बेच ही नहीं सकते, नहीं तो मैं आप पे लीगल एक्शन ले लूंगा, सब कुछ मेरे हाथ में है ना। एज लोन्स flowed in and the demand for the fine textiles expanded, weavers eagerly took the advances hoping to earn more। weaver को लगा, शुरुआत में लगा कि हम लोग अच्छा है लोन ले लेते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में खूब डिमांड बढ़ रही है माल की और हम और ज्यादा प्रोड्यूस करके माल बेचेंगे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि फंस रहे हैं, कम कॉस्ट के एडवांस का लालच में हमें कॉस्ट कम मिल रही है और हम फंस रहे हैं।
हो सकता है हमें आगे अच्छी मिल जाए कॉस्ट, समझे? भाई मैं फॉर एग्जांपल, जैसे मैं किसान हूँ, मुझसे कंपनी ने सौदा कर लिया 5 रुपए किलो, भैया हम जितने भी तुम्हारे आलू होंगे, फॉर एग्जांपल लेस कंपनी ने मुझसे सौदा कर लिया कि जितने भी आपके आलू होंगे 1 साल में या 5 साल में, हम 5 रुपए किलो आपसे खरीदेंगे। मैं ठीक है, मैंने कहा अच्छी बात है, बायर मिल गया। लेकिन हुआ ये, नेक्स्ट ईयर मार्केट में थोड़ी सी शॉर्टेज हो गई आलू की, तो आलू का जो कॉस्ट था वो 5 रुपए मुझसे कंपनी ने तय किया था, लेकिन मार्केट में बिक रहा है 15 रुपए का। अब मैं सोच रहा हूँ यार कितना अच्छा होता अगर मैं इस आलू को मार्केट में बेचता, मैं कितना ज्यादा पैसा कमा पाता, डबल से भी ज्यादा। ठीक है, अब लेकिन कंपनी से मैंने 5 रुपए में कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, तो मुझे कंपनी को 5 रुपए में बेचना पड़ेगा, मेरा लॉस हो गया। तो शुरुआत में तो मुझे लगा, लालच लग रहा था कि यार ठीक है यार, कौन ढूंढना नहीं पड़ेगा, कौन ढूंढेगा, और मैं बेच दूंगा। तो many weavers had small plots of land which they had earlier cultivated along with the weaving, and the produce from this took care of their family needs. Now they had to lease out the land and devote all their time to weaving. Weaving, in fact, required the labor of the entire family, with the children and women all engaged in the different stages of the process. बहुत सारे किसान जो थे, वीवर्स जो थे, उनके छोटे छोटे से खेत भी थे। पहले वो क्या करते थे, वीविंग भी करते थे, खेती भी करते थे। जब इनको एडवांसेस मिलने लगे, ज़्यादा ऑर्डर्स मिलने लगे, तो ये लोग क्या करने लगे, इन्होंने खेती जो थी, अपनी किसानी जो खेती जो थी, वो लीज पे दे दी, किसी और को दे दी कि भैया तुम करो, कुछ हमको हिस्सा तुम उसमें से पे कर देना। और पूरी फैमिली को उन्होंने लगा दिया अपनी वीविंग में। ज़्यादा एडवांस लेंगे, ज़्यादा प्रोड्यूस करके, माल की डिमांड तो बनी हुई है, जितना माल बनाएंगे उतना माल बिक जाएगा। इस तरीके से पूरी फैमिली को इन्होंने लगा लिया वीविंग में कि ज़्यादा पैसा कमाएंगे। अलग अलग लोगों को अलग अलग स्टेजेस में, बहुत सारी स्टेज होती है, वीविंग है, कार्डिंग है, फुलिंग है, प्लेटिंग है, बहुत सारी स्टेजेस होती है, कलरिंग है, बेसिकली इसे डाइंग बोलते हैं हम लोग। तो सारे स्टेजेस में इन्होंने इनको लगा लिया। सून, लेकिन सच्चाई जल्दी सामने आ गई, इनके सामने क्या हुआ, सून however in many weaving villages there were reports of the clashes between the weavers and the gomastha. अब गोमस्था और वीवर्स के बीच क्लैशेस की रिपोर्ट आने लगी, उनके बीच झगड़ा हो रहा है। अर्लियर supply merchants had very often lived within the weaving villages and had a close relationship with the weavers, looking after their needs and helping them in the times of crisis. जो सप्लाई मर्चेंट्स होते थे ना, वो जनरली उसी गांव के होते थे, या शहरों से वो गांव में आते थे, कई दिन सप्लाई लेने के लिए वो रुक जाते थे, तो उनके बड़े अच्छे रिलेशनशिप डेवलप हो जाते थे, है ना, किसानों के साथ या वीवर्स के साथ। अब लेकिन जो गोमस्ता था, वो खुद मालिक तो नहीं है, वो तो एक पेड सर्वेंट है। उसके मालिक ने बोला है कि तुम्हें सप्लाई लेकर आनी है इस डेट तक। अब कोई वीवर किसी वजह से बीमार था या कुछ भी था, उसके घर पे कुछ फंक्शन था, वो काम पूरा नहीं कर पाया, वो बोल रहा भाई 4 दिन और लगेंगे, तो गोमस्ता उसकी पिटाई लगा रहा है। अपने संग सिपाही लेकर आया है, सारी अथॉरिटी उसके पास है, उसको तो कंपनी को ऊपर माल देना है। ठीक है, मैं उसके ऊपर बैठा हुआ हूँ, मैं उस गोमस्ता को चिल्ला दूंगा, मान लो गोमस्ता का नाम जो भी कुछ नाम है उसका, मनोज नाम है, मैं मनोज को डांट दूंगा कि भाई मुझे मनोज 10 तारीख तक सप्लाई चाहिए, मुझे शिपमेंट भेजना है आगे, मुझे सप्लाई करना है यूरोप में। तो वो 10 को लेकर ना आया, तो मुझे उसको डांट लगाऊंगा। अब उसकी डांट लगेगी तो उसे पता है कि भाई डांट लगाते हैं जो ऊपर के ऑफिसर थे, वो नीचे के लोगों को परेशान करेगा, पिटाई भी लगा देगा। तो वीवर्स इन चीजों से परेशान हो गए। पहले सप्लाई मर्चेंट्स आते थे, वो नहीं होता था माल तैयार, कुछ दिन रुक भी जाते थे उनके संग गांव में, आराम से उनके घर रुक जाते थे। ठीक है, और उनकी हेल्प भी कर देते थे। भाई कोई कंपनी नहीं है, कंपनी बिल्कुल रिजिड रूल से चलेगी, मैं सप्लाई मर्चेंट हूँ, मेरा कोई 25 वीवर है, उनकी फसलें अच्छी नहीं हुई, वो बोल रहे हैं भैया हमको एडवांस दे दो, या हमको इतना पैसा दे दो, हमारे घर में ये दिक्कत है, जो भी है मैं उनको दे देता हूँ कि भाई मुझे तो इनके संग काम करना है। लेकिन कंपनी तो इस तरीके से नहीं करेगी। तो ये बात उनको अब समझ में आ गई कि हम लोग फंस गए। द न्यू गोमस्ता वर आउटसाइडर्स with a no long-term social link with the villages. उनका तो कोई गांव से मतलब नहीं था। They acted arrogantly. वो बिल्कुल पुलिस वालों की तरह आते थे। March into the villages with the sepoys, sepoys मतलब सिपाहीज, and peons, and punished weaver for delays. अगर डिले हुआ तो आपको पनिश किया जाएगा। डिले हो सकता है, भाई हाथ से करने वाला काम है, हो सकता है 10 दिन की जगह 12 दिन में हो जाए। शुरू में तो हमने ले लिया, है ना, आप लोग होमवर्क करते होंगे, आप लोगों को भी डिले हो जाता होगा। ठीक है, इन सप्लाई ऑफन बीटिंग एंड फ्लॉगिंग, में उनकी पिटाई लगाई जाती, उनको कोड़े मारे जाते। कोड़े आपने देखा हुआ, हंटर, दैट इज फ्लॉगिंग। द वीवर्स लॉस्ट द स्पेस टू बार्गेन फॉर प्राइसेस एंड सेल टू द डिफरेंट बायर्स। ठीक है, जो बार्गेन स्पेस था, भाई जो उसके संग बार्गेन हो जाती थी व्यापारी के संग, भाई इतना नहीं, इतना इस बार प्रोडक्शन कम है, रेट ज्यादा है, वो भी मान जाता था। अब लेकिन यहाँ बार्गेन स्पेस खत्म, आपने 5 रुपए पर मीटर फिक्स किया है,
आपको देना पड़ेगा। द प्राइस दे रिसीव फ्रॉम द कंपनी वाज माइजरेबली लो एंड द लोन्स दे हैड एक्सेप्टेड टाइड देम टू द कंपनी। लोन ले चुके हो आप कंपनी के जाल में फंस गए हो, पैसा कम मिल रहा है, लेकिन आपको माल तो अपना कंपनी को ही बेचना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने कॉस्ट पे भी कंट्रोल कर लिया, दूसरे लोगों को कंपटीशन से बाहर भी कर दिया। इसका इफेक्ट क्या हुआ? इन मैनी प्लेसेस इन द कर्नाटक एंड द बंगाल वीवर्स डेजर्टेड विलेजेस एंड माइग्रेटेड। लोग गांव छोड़ छोड़ के जाने लगे। सेटिंग अप लूम्स इन द अदर विलेजेस, दूसरे जगह जाके उन्होंने अपने लूम्स, जिससे वो लोग काम करते थे कपड़े का, लगा लिए। वेयर दे हैड सम फैमिली रिलेशंस, अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले गए या उनके यहाँ जो गांव थे उनके यहाँ चले गए, वहां जाकर उन्होंने अपने लूम सेटअप कर लिए। Elsewhere, weavers along with the village traders revolted opposing the company and officials। कुछ गांव में लोगों ने रिवॉल्ट भी किया कंपनी ऑफिशियल्स के सामने, है ना। ओवर टाइम मैनी वीवर्स बिगेन रिफ्यूजिंग लोन, फिर धीरे धीरे वीवर्स ने लोन लेना बंद कर दिया। क्लोजिंग डाउन देयर वर्कशॉप्स, अपने काम बंद कर दिए। एंड टेकिंग टू द एग्रीकल्चर लेबर। ऐसा क्यों किया? आपको लगेगा भाई दूसरों को क्यों नहीं बेच रहे? दूसरों को इसलिए नहीं बेच रहे क्योंकि ब्रिटिशर्स इस समय तक मोनोपोली राइट ले चुके थे। या तो आप उनको बेचो, कोई और खरीदने के लिए किसी के पास राइट ही नहीं है, तो इसलिए उन लोगों ने अपना काम ही बंद कर दिया और एग्रीकल्चर लेबर की तरह काम करने लगे। By the turn of the 19th century, cotton weavers face a new set of problems। ये प्रॉब्लम्स तो आई, अब लेकिन उनके सामने जो बचे हुए थे, ठीक है, जो बचे हुए थे उनके सामने कुछ नई प्रॉब्लम्स भी आने वाली थी। चलो देखते हैं किस तरीके की प्रॉब्लम्स उनके सामने आने वाली थी। मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया। सबने नाम सुना होगा मैनचेस्टर, जिनको फुटबॉल पसंद है उन्होंने तो जरूर सुना होगा मैनचेस्टर यूनाइटेड। ठीक है, मैनचेस्टर इंडिया आ गया, बेसिकली बोलने का तरीका है, मैनचेस्टर इंडिया नहीं आया था। ठीक है, चलो देखते हैं। मैनचेस्टर जो है ना, जैसे हमारे गुजरात में अहमदाबाद वाला जो इलाका है, सूरत वाला जो इलाका है, वो हब है इस चीज का, मतलब वहाँ कॉटन क्लोथ का प्रोडक्शन बहुत बड़े लेवल पे होता है। ऐसे ही मैनचेस्टर में भी होता है। मतलब मैनचेस्टर कम टू इंडिया कहने का मतलब है मैनचेस्टर से बनी हुई चीजें इंडिया आने लगी, तो अब वो इंडियन क्लोथ को compete करने लगी है, कंपटीशन देने लगी। चलो देखते हैं। इन 1772 हेनरी पेटुलो, कंपनी ऑफिशियल, had ventured to say that the demand for the Indian textiles could never reduce since no other nation produced goods for the same quality। एक पूछा जाता है आपसे 1 मार्क्स में, किसने बोला था ये स्टेटमेंट? हेनरी पेटुलो एक ऑफिशियल थे कंपनी के, ब्रिटिश कंपनी के, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। उन्होंने कहा था इंडिया में जो टेक्सटाइल बनता है ना, उसकी डिमांड दुनिया में कभी कम नहीं होने वाली। क्यों क्यों नहीं होने वाली? क्योंकि इंडिया जैसी गुड क्वालिटी का माल पूरी दुनिया में कोई नहीं बनाता। येट बाय द बिगिनिंग ऑफ द 19th century we see the beginning of the long decline of the textile export from India। in 1811-12 piece goods account for the 33% of the Indian export। by 1850-51 it was no more than 3%। लेकिन जो पेट्रो साहब थे ना, उनकी बात गलत साबित हो गई। क्यों हो गई? इंडिया से जो माल बाहर जाता था, जो खूब सारा कपड़ा एक्सपोर्ट होता था, वो कम हो गया। हम बोले 1811-12 में जितना माल इंडिया से जा रहा था, मतलब जितना टोटल एक्सपोर्ट था इंडिया का, उसमें 33% कॉटन का एक्सपोर्ट था। आप ऐसे समझो, फॉर एग्जाम्पल जैसे 100 रुपए का माल जाता है हमारे यहाँ से, एक्सपोर्ट होता है, तो उसमें अकेला 33%, लगभग 1/3, बाकी सारी चीजें 2/3, अकेला कपड़ा 1/3, तो बड़ी बात है ना। लेकिन 1850-51 तक आते आते लगभग 40 ईयर्स के स्पैन में जो ये था केवल 3% रह गया। तो क्या हुआ? जो ये केवल 3% रह गया। Why did this happen? What were its implications? ये ऐसा क्यों हुआ और इसका क्या implications या इसका क्या असर होने वाला था इंडियन मार्केट पे? चलो देखते हैं। As cotton industries developed in England, industrial groups began worrying about import from the other countries। अब ये वो समय था जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा था, वहां पर इंडस्ट्रीज लग रही थी, है ना। तो इन इंग्लैंड इंडस्ट्रियल ग्रुप जो थे वहां के, अब उनको चिंता होने लगी कि यार जो बाहर से माल आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया से माल आ रहा है, अगर इंडिया से माल बाहर आता रहेगा, इंग्लैंड आता रहेगा, तो हम अपना माल कहाँ बेचेंगे? भाई हमारे माल की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है जितनी इंडिया के माल की है। अब हमारा प्रोडक्शन बढ़ गया, क्यों? क्योंकि हमारे इंडस्ट्रीज लग गई। अब हम लोग माल प्रोड्यूस कर रहे हैं खूब सारा, अगर इंडिया से भी माल यूरोप में आता रहेगा तो हम अपना माल कहाँ बेचेंगे? ठीक है।
They pressurized the government to impose import duties on the cotton textile so that Manchester goods could sell in the Britain without facing an competition from outside. ठीक है, अब उन्होंने ब्रिटेन की गवर्नमेंट को प्रेशराइज करना स्टार्ट किया कि भैया इंडिया के जो गुड्स यहाँ आते हैं उन पर इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ाओ। इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ाने का मतलब है टैक्सेस बढ़ाओ। बेसिकली भैया 5 रुपए का आता है, पहले टैक्स लगता था 1 रुपया, 6 रुपए का 6 रुपए का पड़ता था, 8 रुपए का बेच के 2 रुपए प्रॉफिट कमाया जाता था। लेकिन अब बोल रहे हैं 5 रुपए का आ रहा है, उस पर उन्होंने टैक्स 3 रुपए कर दिया तो 8 रुपए का हो गया। अब बेचेंगे कितने का? पड़ उतने का रहा है जितने का पहले बेच देते थे। अब ब्रिटेन का माल सस्ता हो गया, है ना। इसको बच्चों हम लोग टैक्स बैरियर्स बोलते हैं, टैक्स बैरियर्स। जब किसी कंट्री को किसी कंट्री का माल अपने यहाँ रोकना होता है तो डायरेक्ट तो मना नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं, इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ा देते हैं। इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ाने से उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, ठीक है। जब कॉस्ट बढ़ जाती है तो कोई माल खरीदता नहीं है, तो धीरे धीरे अपने आप को इंपोर्ट होना बंद हो जाता है। तो यहाँ पर भी इनको बोला गया कि भैया इस पे इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ाओ इंडिया के माल पे, तो अपने आप महंगा हो जाएगा, फिर ब्रिटेन में कोई खरीदेगा नहीं। ओके, ये तो हुआ। और सो दैट मैनचेस्टर गुड्स कुड सेल इन द ब्रिटेन विदाउट फेसिंग एनी कंपटीशन फ्रॉम द आउटसाइड। तो जो मैनचेस्टर में कपड़ा तैयार हो रहा है, मैनचेस्टर की मिल्स में तैयार हो रहा है, वो ब्रिटेन में बिना किसी कंपटीशन के बिक पाएगा। वहां तो बिक पाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंडिया में भी बेचेंगे। At the same time, industrialists persuaded the East Indian Company to sell British manufacturers in Indian market as well. अब देखो कितनी चालाकी है कि इंडियन वीवर्स का माल ब्रिटेन में भी बेचने नहीं दिया जाएगा और वो अपना माल यहाँ पर भी आकर बेचेंगे। ठीक है, यहाँ वहां की गवर्नमेंट से बोल के इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़वा ली और उनका माल यहाँ आएगा, मतलब यहाँ के जो व्यापारी हैं वो इंपोर्ट करेंगे, है ना। तो उस पर वो ड्यूटी कम करवा लेंगे, मतलब वहां पर ड्यूटी बढ़वा ली, जो इंपोर्ट हो रहा है इंडिया का माल ब्रिटेन में उन पर ड्यूटी बढ़वा ली, और जो ब्रिटेन का माल इंपोर्ट होकर इंडिया आ रहा है उस पर ड्यूटी कम करा ली। मतलब उनका माल वहां भी सस्ता, यहाँ भी सस्ता, हमारा माल वहां भी महंगा, यहाँ भी महंगा। तो भाई बड़ा मुश्किल हो गया, हम अपना माल वहां भी नहीं बेच सकते, यहाँ भी नहीं बेच सकते। देखो वहां तो ओके था, एक दिक्कत और थी, हमारा माल यहाँ बिकता भी कम था। क्यों बिकता था? क्योंकि हमारा माल महंगा था, क्वालिटी इतनी अच्छी होती थी, हाथ से बनता था, तो हमारी कॉस्टिंग ज्यादा थी, तो हमारा माल महंगा था। अब इंडिया में ज्यादातर लोग जो गरीब थे तो इतना माल महंगा वैसे ही नहीं खरीद पाते थे। जब ब्रिटेन से माल आया, है ना, मशीन से तैयार, कलरफुल, बढ़िया डिजाइन में, हालांकि क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है लेकिन कॉस्ट काफी कम है, तो इंडियंस ने उसको खरीदना स्टार्ट कर दिया। तो वीवर्स के लिए एक नई दिक्कत पैदा हो गई। चलो पढ़ते हैं हम इसको, जो मैंने समझाया आपको। At the end of the 18th century, there had been virtually no import of cotton piece goods into India. तो पहले इंडिया में कुछ नहीं आता था कॉटन का, कोई सामान नहीं आता था। But by the 1850, cotton piece goods constituted over the 30% of the value of the Indian imports, and by the 1870, the figure was over 50%. मतलब शुरुआत में कुछ भी नहीं आ रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ से इतना माल जाता था। जब हम पूरी दुनिया को बेच रहे हैं तो हम खुद यहाँ पर क्यों खरीदेंगे? लेकिन धीरे धीरे बाहर से माल हमारे आने लगा, ब्रिटेन से या यूरोप से बोलो। 1850 तक आते आते जितना हम लोग सामान मंगाते थे, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम 100 रुपीज का सामान ब्रिटेन से मंगाते थे या यूरोप से मंगाते थे, तो उसमें 31% अकेला कपड़ा था। और 1870 तक आते आते जितना माल हम लोग मंगाते थे, कोई भी चीजें, सारी चीजें, केमिकल्स या फर्टिलाइजर जो भी मंगाते हो, उसका 50% टोटल प्रोडक्शन, जो जितना टोटल इम्पोर्ट था हमारा, उसका 50% समझो इंडियन मार्केट्स को उन्होंने यहाँ भी नुकसान पहुंचाया और बाहर भी नुकसान पहुंचाया। ऐसे ही नहीं बोलते कि ब्रिटिशर्स ने इंडियन इंडस्ट्रीज को रुइन कर दिया, पूरी तरीके से वैनिश, बर्बाद कर दिया। इतने साल लग गए हमें खड़े होने में, अभी भी हम लोग ढंग से खड़े नहीं हो पाए हैं। चलो, कॉटन वीवर्स इन इंडिया thus face the two problem at the same time। दो प्रॉब्लम्स आ गई क्या? देयर एक्सपोर्ट मार्केट कोलैप्स, जो उनका एक्सपोर्ट मार्केट था वो तो खत्म हो गया, बिल्कुल बैठ गया। एंड द लोकल मार्केट शैंक, लोकल मार्केट भी बहुत कम हो गया। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स का सामान यहाँ भी आकर बिक रहा था, वहां भी बिक रहा था। बीइंग ग्लूटेड बीइंग ग्लूटेड विद द मैनचेस्टर इंपोर्ट्स, मतलब मैनचेस्टर के माल से इंडियन मार्केट भर गया। Produced by the machines at the lower cost, the imported cotton goods were so cheap that weavers could not easily compete with them। अब मशीन से बना हुआ माल इतना सस्ता था कि जो इंडियन वीवर्स थे या इंडियन मर्चेंट्स थे उनसे इजीली compete नहीं कर पाते थे। By the 1850s,
Reports from the most weaving regions of India narrated story of the decline and the dissolution. ठीक है, तो 1850 से बहुत सारे इंडियन गांव से जो वीविंग रीजन थे वहां से स्टोरीज आती थी या खबरें आती थी, डिक्लाइन बर्बाद हो रहे हैं, डिसोलेशन पूरे तरीके से बर्बाद हो, डिक्लाइन मतलब कम होना व्यापार का, डिसोलेशन एक तरीके से बैंकरप्ट हो जाना। बाय द 1860s वी वर फेस अ न्यू प्रॉब्लम, अभी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई, नई प्रॉब्लम्स और आ गई। ठीक है, एक तो हमने देखा गोमस्ता वाला इशू था कि किस तरीके से कंपनीज ने हम पर कंट्रोल किया इंडियन वीवर्स पर, फिर दूसरा था मैनचेस्टर का माल इंडिया आने लगा, दूसरी प्रॉब्लम ये थी। अब तीसरी प्रॉब्लम, जो बचे कुछ वीवर्स थे उनके सामने एक प्रॉब्लम और आने वाली थी। क्या आने वाली थी, है ना, दे कुड नॉट गेट सफिशिएंट सप्लाई ऑफ द रॉ कॉटन ऑफ द गुड क्वालिटी। अब अच्छी क्वालिटी का रॉ कॉटन भी मिलना बंद होने वाला था। क्यों बंद होने वाला था, चलो देखते हैं। When the American Civil War broke out, बहुत फेमस है अमेरिका की सिविल वॉर, पढ़िएगा उसके बारे में। When the American Civil War broke out and the cotton supplies from the US were cut off, Britain turned to India। ठीक है, पहले ब्रिटेन से, सॉरी पहले यूएस से रॉ मटेरियल आता था ब्रिटेन को, फिर जब अमेरिका में सिविल वॉर हुई, पूरा डिस्टर्ब हो गया अमेरिका, तो जो रॉ मटेरियल की सप्लाई थी वो ब्रिटेन आना बंद हो गई, कंडीशंस ठीक नहीं थी वहां पे, सिविल वॉर चल रहा था। अब रॉ मटेरियल नहीं है, इंडस्ट्रीज खूब सारी चल रही हैं, रॉ मटेरियल तो चाहिए, तो उन्होंने इंडिया की साइड अपना फेस घुमा लिया। जो ब्रिटेन जो माल यूएस से लेते थे वो लोग, उन्होंने इंडिया की साइड अपना फेस किया। ब्रिटेन टर्न टू इंडिया एज रॉ कॉटन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया इंक्रीज, द प्राइसेस ऑफ रॉ कॉटन शूट अप। ठीक है, अब जो यहाँ हमारा कपड़ा जो कॉटन प्रोड्यूस हो रहा था, कच्चा कच्चा कॉटन, रॉ कॉटन, अब उसकी डिमांड बढ़ गई। क्यों डिमांड बढ़ गई, क्योंकि ब्रिटेन को अपनी इंडस्ट्रीज को फीड करने के लिए कॉटन चाहिए। ठीक है, अब इंडियन वीवर्स, फिर से वही दिक्कत हो गई भाई, पहले तो कॉटन मिल भी रहा था, अब जो बचे कुछ इंडियन वीवर्स थे जिनके कुछ बायर्स बचे थे, अब उनको कॉटन ही नहीं मिल रहा भाई। पूरा कॉटन जो है ईस्ट इंडिया कंपनी परचेज करके बाहर भेज देती है ब्रिटेन में अपनी इंडस्ट्रीज के लिए, उनके पास कॉटन बच नहीं रहा। वीवर्स इन द इंडिया द स्टार्ट ऑफ सप्लाईज, वो लोग तरस गए सप्लाईज के लिए, एंड फोर्स टू बाय रॉ कॉटन एट द एक्सॉर्बिटेंट प्राइसेस। एक्सॉर्बिटेंट मींस वेरी हाई, बहुत हाई प्राइसेस पे आपको कॉटन खरीदना पड़ रहा है क्योंकि आपको भी काम करना है। इन दिस सिचुएशन वीविंग कुड नॉट पे, पहले ही बहुत कम पैसा था, बहुत कम प्रॉफिट मार्जिन थे, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ भाई, अब तो और महंगा हो गया कॉटन। अगर कॉटन और महंगा हो गया तो प्रोडक्शन और महंगा हो जाएगा, मार्जिन और कम हो जाएंगे। रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ने से आप फिनिश गुड्स की कॉस्ट कितनी बढ़ा लोगे भाई, जो खरीदने वाला है वो भी तो बोलेगा कि भाई नहीं मैं इतना पे नहीं करूंगा, आपकी मजबूरी है, आपको बेचना पड़ेगा। देन बाय द एंड ऑफ द 19th century weavers and the other craft people faced yet another problem। factories in India began production। अभी भी इनकी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई, ये प्रॉब्लम्स तो ब्रिटेन की ओर से थी, अब इंडिया की ओर से प्रॉब्लम्स आने लगी। क्या आने लगी, 19th century में आते आते है ना, जो इंडियन व्यापारी थे उन्होंने भी फैक्ट्रीज खोल दी मशीन्स लाकर। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे यहाँ में होने लगा धीरे धीरे, अब भाई मशीन्स का माल मैनचेस्टर से आ ही रहा है, यहाँ की मशीन्स भी अगर माल बनाने लगेंगी तो उनका माल कहाँ बिकेगा, मशीन के सामने माल के कम्पीट कर नहीं सकते, क्योंकि मशीन से बना हुआ माल ज्यादा सुंदर था, है ना, सस्ता बहुत था। हालांकि मैंने कहा उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन भाई अब मैंने कहा ना, एक गरीब देश में, गरीब देश मतलब जहाँ के लोग गरीब हैं, ज्यादातर हमारे यहाँ वीवर्स थे, किसान थे, छोटे व्यापारी, वो इतना महंगा माल खरीद नहीं पाते थे। ठीक है, तो उनको तो खरीदना मशीन से बना हुआ माल सस्ता है। ठीक है, तो फैक्ट्रीज इन इंडिया नाउ बिगेन प्रोडक्शन, फ्लडिंग द मार्केट विद द मशीन्स, मशीन से माल, मशीन के माल से पूरा भर गया मार्केट। हाउ कुड वीविंग इंडस्ट्री पॉसिबली सर्वाइव, इन कंडीशंस में वीविंग इंडस्ट्री किस तरीके से सर्वाइव करेगी। बच्चों क्लास हम लोग अपनी खत्म कर रहे हैं, आज हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे किस तरीके से फैक्ट्रीज इंडिया में आई। हमने पढ़ा, स्टार्ट तो हो गया फैक्ट्रीज का आना, अब हम लोग पढ़ेंगे किस तरीके से प्रोडक्शन उन्होंने स्टार्ट किया। बच्चों अपने फ्रेंड्स के संग शेयर कर जरूर करना और मुझे कमेंट करके बताना। चलो बच्चों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।